नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर का मुद्दा अब कर्नाटक में भी पहुंच गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई ने मस्जिद में अजान के मामले को लेकर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। वहीं मुंबई में बीजेपी नेता मनोज कंबोज ने मंदिरों को मुफ्त लाउड स्पीकर देने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। यूपी के गाजियाबाद में मांस और मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी हो गया है। एक रिपोर्ट देखें। अब एक बार फिर देश में धर्म की सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना ने मुंबई में मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। मुंबई के चांदीवली, मुंब्रा देवी और वर्ली समेत कई मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशें तेज हो गई है। दरअसल मनसे नेता राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर मस्जिदों के सामने मंदिरों से लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया जाएगा। हालांकि राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद उनकी पार्टी के कई मुस्लिम पदाधिकारियों ने मन से छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को तूल देने का मन बना चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता मनोज कंबोज ने मंदिरों को मुफ्त में लाउड स्पीकर देने का ऐलान किया। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मनसे और बीजेपी इस मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की तैयारी में है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआती समर्थकों में से थे। वहीं शिवसेना अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार चला रही है। हाल ही में राज ठाकरे के घर नितिन गडकरी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की मेल मुलाकात के बाद उठाए गए इस मुद्दे को सियासी माना जा रहा है। शिवसेना ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी शासित राज्यों में लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए। जो अक्कलदार होता है ना, वो इतना लेट कैसा आता है, वो देखना पड़ेगा। 2.5 साल के बाद बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में क्या हुआ है वो हम दोनों देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही लाउड स्पीकर कल शिवाजी पार्क में बज रहा था। उनका स्क्रिप्ट था। सब कुछ ऐसा लगता है लोगों के मन में ऐसा है कि उनका स्क्रिप्ट था, उनका ही लाउड स्पीकर है। तालियां भी उनकी थी और घोषणाएं भी उनकी थी। तो उसके ऊपर अगर बात न करे तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने भी दिन में 5-10 बार लाउड स्पीकर बजाए जाने पर रोक लगाने की मांग उठाई है। मुझे समझ में नहीं आता, जब ये धर्म हम लोगों के शुरू हुए थे, तैयार हुए थे, तो क्या लाउड स्पीकर था क्या? मैंने इस पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में भी उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में उठाने का थोड़ा सा प्रोसेस बहुत झंझट है। तो ये क्या मतलब है? दिन भर सुबह शाम 10 दफा आप सुनते जाओ, गां गां करके बजता रहेगा। तो कोई भी धर्म का प्रचार इस तरह से नहीं हो जाए कि बाकी लोग पागल ही हो जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन की बात कहकर राज्य में इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की है। पिछले साल कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर न लगाने का आदेश दिया था। कर्नाटक में भी अगले साल चुनाव होने हैं और सत्ता विरोधी लहर के कहर को रोकने के लिए धार्मिक मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। देखो, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो परिष्करण कर रहे हैं और ये फोर्स की बात नहीं है। ये समझा बुझा के सब कुछ करना है। हाईकोर्ट ऑर्डर्स, इट इज नॉट ओनली फॉर अजान, इट इज ओनली ऑल व्हाट यू कॉल लाउड स्पीकर्स, सो विल टेक अ कॉल। वहीं कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने छात्रों और मरीजों की भलाई के नाम लिए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाए जाने पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने को सही नहीं माना, बल्कि मुस्लिम समुदाय की रजामंदी को जरूरी माना है। लेकिन राज्य में हिंदू संगठन हिंदुओं के हलाल मीट खाने पर पाबंदी का मुद्दा उठा चुके हैं, जिससे कर्नाटक में तनाव महसूस किया जा रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने मंदिरों के बाहर मुस्लिम विक्रेताओं पर रोक लगाना शुरू कर दिया है।
वहीं अब देश भर में नवरात्रि में मीट और मछली की दुकानें बंद रखने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। गाजियाबाद में तो इस नवरात्र भर इन दुकानों को बंद रखने का प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। धार्मिकता की आड़ में बीजेपी पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सामाजिक समरसता पखवाड़ा मनाने जा रही है तो दूसरी तरफ देश में लाउड स्पीकर, हलाल मीट और मीट की दुकानों पर पाबंदी जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण तेज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंद्रेश जी आपका। शहजाद अब्बास जी हमारे साथ है, लीडर है एसपी के, बहुत स्वागत है शहजाद जी आपका भी। और राहुल लाल जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विजय खैरा जी आपसे ही है। सर, क्या आस्था की आड़ में सांप्रदायिकता करने की कोशिश की जा रही है या फिर फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या चीज सांप्रदायिक? किस बात को? सर, आस्था की आड़ में अपना हित साधने की कोशिश की जा रही है क्या इस मामले में? जो कर्नाटक से लेकर, जो महाराष्ट्र से लेकर, जो उत्तर प्रदेश तक फिलहाल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लाउड स्पीकर पर अब सियासत हो रही है, यूपी में नवरात्र के मौके पर नवरात्र में जो मीट की दुकानों को बंद करवा दिया गया है, ये तमाम चीजें क्या है सर? क्या बताने, क्या जताने की कोशिश है? ये सवाल जब उठा है जब मीट काट के सड़कों पर, गटर पर, किनारों पे पड़ा होता है, तब ये सवाल उठता है कि जिन दिनों में लोग व्रत रखते हैं, जिन दिनों में लोग मंदिर जा रहे हैं और भीड़ बहुत हो रही है, उस समय फास्ट उनका होता है, उस समय की भावना आहत होती है जिस समय वो वहां से गुजरते हैं और सड़े मीट का बदबू उनके नाक में जाती है। बेसिक प्रश्न यही से शुरू हुआ था। अनहाइजीनिक होता है, उसके बाद कुत्ते उसको जब खाते हुए इकट्ठे हो जाते हैं तो निकलने में दिक्कत आती है। सर, नवरात्र तो पहली बार नहीं आए, साल में 2 बार आते हैं नवरात्र, और हर साल आते हैं सर। लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं होता था? क्या पहले लोग व्रत नहीं रखते थे? क्या पहले लोगों की भावनाएं खराब नहीं होती थी? क्या अब ऐसा क्यों होने लगा? हमेशा कोई चीज जब 47 में नहीं हुई, 57 में हुई, 57 में हुई, 67 में हुई, कभी वोटों की राजनीति के कारण लोगों की हिम्मत नहीं हुई, कभी सांप्रदायिकता को बल देने के लिए लोगों की हिम्मत नहीं हुई, जिनको वोट चाहिए थे माइनॉरिटीज के। अभी इसी का ही झगड़ा इतना सारा पड़ा हुआ था पहले। आप जरा देखिए, हलाल में सर्टिफिकेट देने के लिए, बिक्री करने के लिए सरकार की संस्था बनी हुई है, लेकिन चलता क्या है? इस्लामिक संस्थाएं के नाम पर लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं, वो सर्टिफिकेशन लगाते हैं इसके ऊपर के हलाल का मीट है, और फिर वो सप्लाई होता है। ये अब वही मीट सप्लाई किसी को जानबूझ के थोड़ी, किसी को जबरदस्ती थोड़ी खिलाया जा रहा है। जो इच्छा से खाना चाह रहे हैं वो खा रहे हैं, जो इच्छा से नहीं खाना चाह रहे वो नहीं खा रहे हैं। बगैर इच्छा से भी, अगर आपने ये बात छेड़ी तो ये भी सुन लीजिएगा, इतने सारे एयरलाइंस में हलाल का मीट जाता है और सिख दिन भर भूखे बैठे रहते हैं हवाई जहाज में, क्योंकि सिख ये मीट नहीं खाते हैं हलाल का, इसलिए उनको भूखा रहना पड़ता है, या हलाल का खा लेते हैं बिना बताए जाने का। तो ये तो सेंटीमेंट की बात है, ये तो बहुत लंबी बात चल जाएगी। लेकिन अगर किसी की भावना आहत होती है, अब महात्मा गांधी जी को लीजिएगा, उन्होंने खुद ही ये प्रार्थना की थी मुस्लिम बंधुओं से, ये कह के कि हमारा आप लोगों से ये निवेदन है कि कृपया गौ काटना या गौ मांस खाना अपने हिंदू भाइयों के हित में ही समझ के इसको कोशिश करें कि वो बंद कर सकें। तो वो उनकी स्वेच्छा से उन्होंने कहा था। आज भी यही बात हुई है। मेन बात अभी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल बैन कर दिया गया है या नहीं जाने दिया जा रहा है, पर इस पर चर्चा है। और पहले ये कहा कि उन 2 दिनों में 8वीं 9वीं के दिन अगर न काटे तो कोई तो ठीक होगा। अब ये कहीं तो झगड़े की जड़ बनेगी। ठीक है चंद्रेश जी, इनका कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इस वजह से इस फैसले के बारे में सोचा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक मूल्यहीन पार्टी है। ऐसे में धार्मिक भावनाएं और धर्म की इन्हें समझ नहीं है। यदि धार्मिक भावनाएं, धर्म और राजनीति की ठीक समझ होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो कर रहे हैं इस देश के अंदर वो नहीं करते। अभी राजस्थान में देखा आपने कि रमजान के मौके पर
किस तरीके से मुस्लिम बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो इंटर कर गए, मस्जिद पर कब्जा किए और वहां पर दुकानें जलाई गई। क्या इस बात का सर समर्थन आपका प्रदेश है, सुन लीजिए, आपकी सरकार है, वहाँ पे ऐसा मैं हो वही जाता है बात तो ये कर तो रहा हूं। सवाल आप पे खड़े करता है। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, लेकिन भारतीय कब जनता करेगी पार्टी और सर? आरएसएस के ये तो आपने कार्यकर्ताओं ने जो अपना ये ही लूप कृत्य पॉइंट किया। उठा लिया। नहीं सुनिए तो पहले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो ये कृत्य किया वो कितना घिनौना है, उसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। जहां तक लाउड स्पीकर की बात है तो असेंबली में क्वेश्चन पूछने से भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर क्यों कतरा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार है वहां मंदिर मस्जिदों और पूजा पद्धति के लिए एक रूल रेगुलेशन सबके लिए कॉमन क्यों नहीं बना देते? स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई ऑर्डर क्यों नहीं जारी कराते? मंदिर हो या मस्जिद, सबके ऊपर लाउड स्पीकर आप बंद करा दीजिए, आपकी हिम्मत है तो। असेंबली में क्वेश्चन आप पूछने की हिम्मत इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि आप देश के सामने बेनकाब हो जाएंगे। ठीक और है, अंदर लाउड स्पीकर बंद करवाना खैर साहब तो सब जगह का करवाइए ना, तनाव को बढ़ाने का सिर्फ काम आप मस्जिदों कर का रहे हैं। क्यों? खैर साहब आप देखिए, आप बताएं हम आपको, उत्तर प्रदेश में पिछले सत्र में जब पहली सरकार थी, मैं योगी 1 की बात कर रहा हूँ, तब ये प्रश्न उठा था, तो ये सवाल उठा था ये सभी धर्म स्थलों के लिए बराबर लागू होगा, और डीएम आगरा ने दोनों धर्म स्थलों को लगा के इस बात का क्लैरिफिकेशन किया था और लगाया भी था। लेकिन पिछले क्या हुआ 60 सालों में हमें जाना पड़ेगा, इस बात पे विचार करना होगा हम सबको, जो मेरे विरोध बैठे उनको भी। क्या बंगाल में ऐसा नहीं हुआ था कि मुसलमानों के जुलूस के लिए हिंदू के मंदिरों को रोक दिया गया था, पूजा को रोक दिया गया था, जुलूस को रोक दिया गया था? क्या पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि आपने मंदिर के चंदों को सरकार ले लेती है और मस्जिद के चंद को मस्जिद खुद इस्तेमाल करती है, उनको जो डोनेशन आते हैं? सर महाराष्ट्र में आपके नेता मनोज कंबोज सभी मंदिरों को मुफ्त में लाउड स्पीकर देने की घोषणा कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे सर, बताइए ना। मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड आपकी बात करके आऊंगा। 65 साल में अन्याय क्यों हुआ कि सिर्फ मंदिर पर यह कानून लागू किया, तब आपको साम्राज्यता नजर नहीं आई? ये सामने जो बैठे हैं, तो कांग्रेस का शासन समझ में नहीं आया कि आप मस्जिदों को फ्री करो, चाहे इतना डोनेशन लें, दूसरों को फ्री करिए धर्मों को, लेकिन हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं। ठीक है, शहजाद अब्बास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास जी मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। अब्बास जी, क्या वाकई अल्पसंख्यकों को उकसाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए नेहा जी, बहुत धन्यवाद आपका, एपीएन न्यूज पे आपने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया है जी। देखिए, हो ये रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर या अन्य शहरों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाने की बातें की जाती हैं। आप देखिए कि जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके चाहे मस्जिदों में लाउड स्पीकर हो बज रहे हो, या हिंदू धर्म में मंदिरों में बज रहे हो, या फिर कहीं अन्य धर्मों में हो रहा हो, तो लाउड स्पीकर बजते किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई है। लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कोई ना कोई वो हिंदू मुसलमान का एंगल लेके आते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल से जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमरा गई है, इसके ऊपर बात होना चाहिए। 20 तारीख को शपथ ली गई है, तब से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आज 14-15 दिन हो गए। आप देखिए कि कानून व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। बैंक से पैसा लेकर लोग निकल रहे हैं, लूटा जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ये हो गया है, आप देखिए कि एम्बुलेंस जो है वो ट्रैक्टर से खींची जा रही है, कहीं पर ट्रक से खींची जा रही है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि आप देखिए, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं, मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए ना सर। अल्पसंख्यकों को उकसाने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, अल्पसंख्यक पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अमन बनाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी भी वो कोई झगड़ा नहीं चाहते, अपने कारोबार, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से कामों को करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भड़का रहा है, उकसा रहा है, तो मैं मुसलमानों से, तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो इस रमजान, पवित्र रमजान में शांति बनाए रखें और हर बात के ऊपर जवाब न दे, अनदेखी करें उनका। और आपकी भी, सबकी, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है शांति बनाए। राहुल लाल जी, ये तो भारत की खूबसूरती है सर। एक तरफ से अजान की आवाज आती है तो दूसरी तरफ से आरती की आवाज आती है, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती होती है, यही हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया सर, इस पर इतना बवाल हो रहा है कि अजान की आवाज क्यों आ रही है? यहाँ से तो हनुमान जी की आरती की आवाज आनी चाहिए, यहाँ से आरती की आवाज क्यों आ रही है, यहाँ से तो अजान की आवाज आनी चाहिए।
नेहा जी देखिए, बड़ी गंभीर बात आपने कही है। बचपन से हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग पढ़ते रहे कि विविधता में एकता, मंदिर मस्जिद के कहीं से अलग अलग गुरुद्वारे चर्च हर संस्कृतियों के साथ मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यही भारतीय संस्कृति यही है। सबों को यहाँ पे सबों को बिल्कुल संपूर्ण स्थान है, और हम लोग इसी कारण से धर्मनिरपेक्ष एक तरह से राष्ट्र के रूप में हमारी गिनती होती है। आज आप सोच के देखिए कि जब अब इस प्रकार के व्यवहार किए जा रहे हैं कि नहीं, मंदिरों को जो है कि निःशुल्क जो है कि उनको लाउड स्पीकर दिए जाएंगे, अगर वो मस्जिद लाउड स्पीकर नहीं उतारते हैं सामने में प्रतिक्रिया में लाउड स्पीकर जो है कि लगा के उसमें हनुमान चालीसा का भजन गाया जाएगा। देखिए, कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता है कि किसी भी रूप में हम दूसरे धर्म का अपमान करें। सबों को मिलजुल के रहना है, यही हमारा संविधान भी कहता है और यही हमारी संस्कृति भी कहती है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, जब से राजनीति में ध्रुवीकरण का फैक्टर आया है, और ध्रुवीकरण के कारण देखिए, ध्रुवीकरण तो पहले से चलता हुआ रहा है, लेकिन अभी इस समय राजनीति में सारे पक्षों को छोड़ के इसको बहुत आवश्यक चीज बना दिया गया है। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी नेहा जी की भाई ऐसा तो नहीं है कि नवरात्र पहली बार आया है, पहले भी आता हुआ रहा है। लेकिन अब मैं पर्सनल अपने जीवन में शाकाहारी हूँ, लेकिन क्या मैं अगर किसी संवैधानिक पदधारी वाले जगह पर बैठ जाऊँ, क्या मैं पूरे देश के लिए कहूँ कि हर कोई बाध्यकारी रूप से शाकाहारी हो जाए? ये सबों के लिए अपनी अपनी चॉइस की बात है। अब कौन हलाल खा रहा है, कौन झटका का प्रयोग कर रहा है, ये अपने अपने चॉइस की स्थिति है। तो देखिए, सरकारों का काम या फिर राजनीतिक दलों का काम ये नहीं है कि लोगों के आपसी उनके जो उनके प्राइवेट लाइफ है वो क्या पसंद करते हैं, वो उसके ऊपर मामलों को ले जाना उनका काम नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जो आपने गाजियाबाद का उदाहरण दिया, अभी नॉर्थ एमसीडी ने भी गाजियाबाद वाले ने तो सब आदेश दे के फिर वापस ले लिया, लेकिन नॉर्थ एमसीडी जो दिल्ली की है वहां पे भी फिर इसी प्रकार के आदेश निकाले गए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जिन्ना और सावरकर ने भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश किया, और हमने देखा कि उसका क्या परिणाम हुआ। आज की राजनीति में योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपूर्ण भाजपा और आरएसएस का जो कुनबा है, वह राजनीति को सांप्रदायिकता के पीठ पर लाकर उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। निस्संदेह इसकी बड़ी कीमत इस देश को और देश के लोगों को चुकाना पड़ेगा। वक्त है, हमें इस तरह की विचारधारा को रोकने की जरूरत है। यदि देश में आप कोई नियम कानून सभी के लिए समान रूप से लागू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। यह पूरा मामला स्थानीय प्रशासन का होता है। स्थानीय प्रशासन जो है वो एक आदेश जारी कर देगा कि आप साउंड के साथ आप इसको बजा सकते हैं, और यदि आरोप है तो आरोप सबके ऊपर लागू होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर न बजे, ठीक है, 1 मिनट के लिए स्वीकार लेते हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि सभी मंदिरों को हम फ्री में स्पीकर बांटेंगे। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनावी लाभ के लिए देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोलकर भारत की एकता अखंडता को खंडित करने की जो कोशिश कर रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ठीक है डॉक्टर विजय खैरा जी, क्या वाकई राजनीतिक लाभ के लिए एक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है? आप सामाजिक समरसता पखवाड़ा बनाने की बात करते हैं सर, यहाँ पर कहाँ आप एकता में अखंडता की बात करते हैं? यहाँ पे कैसे आप अनेकों में एक की बात करते हैं? कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलने की बात करते हैं? कैसे सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं सर? पहले तो अभी ये बात कह रहे थे जो सांप्रदायिकता, तो इनको ये बात मालूम होना चाहिए कि देश का विभाजन सिर्फ 2 संप्रदाय के बीच हुआ था। आजादी के बाद ये देश सिर्फ 2 संप्रदायों के बीच ही बटा था। सांप्रदायिकता का कोई सवाल नहीं उठता है। एक इस्लामिक कंट्री बना, हमने सेकुलरिज्म को लिया। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुस्लिम वोट के लिए दूसरी पार्टियां पुश करने के लिए अपना वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं के साथ अन्याय करें। ये जो होता है 60 साल में, डॉक्टर विजय खैरा जी, सेकुलरिज्म का मतलब होता है वी शैल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली। हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करते हैं। सेकुलरिज्म का ये मतलब होता है। आप जो सेकुलरिज्म का मतलब समझते हैं, सेकुलरिज्म का मतलब भगवाकरण नहीं होता है। सेकुलर का मतलब नहीं विजय खैरा साहब एक सेकंड, ऐसे नहीं खैरा साहब, आपने कहा कि दो देशों का बंटवारा हुआ, एक मुस्लिम कंट्री बनी, हमने सेकुलरिज्म को चुना सर। लेकिन जब सेकुलरिज्म को चुना तो ये हम किस रास्ते पे जा रहे हैं खैरा साहब? सेकुलरिज्म को इस्तेमाल कर रहे थे, आप उसका विरोध कर रहे थे। चंद्रेश जी एक सेकंड, या तो ये बोलिए, मैं चुप बैठता हूँ। ठीक है खैरा साहब, आप ये बोल रहे तब मुझे टर्न दीजिए। नहीं आप ये बताइए ना सर, अभी आपने खुद कहा कि कंट्री 2 हुई, तो एक इस्लामिक कंट्री हुई, हमने सेकुलरिज्म को चुना,
लेकिन क्या हम सेकुलरिज्म के रास्ते पे चल रहे हैं क्या? चल रहे हैं क्या? ये मैं कह रहा हूँ वो शुद्ध इस्लामिक पर चले। उन्होंने कितना अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर, हमने कभी नहीं ये कल्पना की, न तब न अब। हम मान के चलते हैं कि जो मुसलमान यहाँ पर रह गया है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, इस भारत का नागरिक के साथ जिएगा, हर तरह की बराबरी से रहेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वोट बैंक के लिए उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाए और हिंदुओं के साथ अन्याय किया जाए। जो 65 वर्ष में हुआ हम सिर्फ वही रोकेंगे, इससे और कोई मतलब नहीं है कहीं नहीं पर। तो ये तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ना सर कि हिंदुओं का वोट लेने के लिए आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये हम नहीं, अभी चंद्रेश जी कह रहे थे कि राजनीति में आप लोग जहर घोलने के काम करते हैं। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं तो वहां पर ये मुद्दा उठा दिया गया, महाराष्ट्र से सटा गुजरात है तो वहां पर ये मुद्दा उठा दिया गया, और साथ ही साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं तो जहां जहां पे चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये मुद्दा उठा दिया गया। यानी कि क्या ये राजनीतिक तौर पर पिच में बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? ये धर्म के नाम पर तब भी कहा था जब मंदिर का सवाल आया था कि मंदिर की राजनीति करते हैं, कभी उसकी खुदाई नहीं होने दी। कभी वहाँ पर हिंदुओं के अधिकार को इन्होंने जान पहचानने से इनकार कर दिया, मुस्लिम वोट के लिए उनकी तुष्टीकरण किया। लेकिन जब खुदाई हुई कोर्ट पर तब भी रुकवाया, लेकिन जब खुदाई हुई तो सच सामने आ गया। तो क्या वो सच जिसको ढका गया है सैकड़ों साल तक नहीं सामने आए? बंद करके रखे उसको, सिर्फ उसको सांप्रदायिकता का रंग दे देते हैं। जब मंदिर में भी इनने यही बात की, जब भी कोई भी बात उठेगी तुरंत एक सांप्रदायिकता करके अपनी वोट की तैयारियां शुरू कर देंगे। ये सवाल ये है कि अगर हम तो ये कह रहे थे लाउड स्पीकर दोनों जगह बंद होंगे, हम तो ये कह रहे थे जुलूस दोनों जगह बंद होंगे, हम तो ये कह रहे थे कैसे बंद होंगे? आप लोगों की तरफ से तो निःशुल्क देने की बात की जाती है, आप कह रहे हैं हम तो बंद करने की बात करते हैं। कहाँ बंद करने की बात करते हैं राहुल लाल जी? कानून और संविधान खैरा साहब बड़ा विरोधाभास है। देखिए मैं जानता हूँ खैरा साहब गांधीवादी किस्म के व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में हैं, क्या करेंगे वो? अब गलत इस प्रकार के कमजोर पीठ पे नहीं खेल पा रहे। अगर आप विश्लेषक हैं भैया आप अभी इस मामले का जिस तरह से जो काम अभी कर रहे हैं सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं विश्लेषक की हूँ, सुन लीजिए। नहीं भाई आप गांधीवादी बात करते हैं भाई, आप जिस जगह पे आप खड़े आपकी पार्टी जो काम कर रही है आप सुन तो लीजिए। खैरा साहब सुन लीजिए जरा, मैं कह रहा हूँ भैया मैं विश्लेषक हूँ और क्या मैं विश्लेषक हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा अगर सांप्रदायिकता की स्थिति बांटी जाएगी। आप कह रहे हम गलत पार्टी में हैं, एक आप अब क्या कहा जाए तब जिस तरह से आज आप कमजोर पीठ पर खेल रहे हैं, आप अब खेल नहीं पा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, आप ये बताइए कि कोई शाकाहारी होगा या आगे साथ निकालेंगे शाकाहार नहीं, ये तो खैर साहब आपको डिसाइड करना है, आप कौन सी पार्टी में, कैसी पार्टी में है, सही पार्टी में, गलत पार्टी में, उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल इस बारे में है कि क्या आपकी बातों में विरोधाभास है क्या? बड़ी जबरदस्ती एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। खैर साहब राहुल जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। सही पार्टी में है, ठीक है ठीक है। मैं तो किसी पार्टी में ही नहीं हूँ, मैं दल से दूर हूँ, मैं दल से दूर हूँ। सर मुद्दे पे रहिए ना पार्टी विभाजन। खैरा साहब आप बहुत सीनियर लीडर है सर, मुद्दे पे रहिए, देखिए ऐसे नहीं करिए प्लीज। पार्टी में नहीं हूँ, दल बदलों में नहीं हूँ कि कभी आप कांग्रेस में घूमता है, कभी आप भारतीय जनता पार्टी में आता है। आपका अपना चॉइस है, आप किस पार्टी में कहा जा रहा है। हमने आपसे कहा ना कोई राजनीतिक आदमी बोलता मैं समझ सकता था। अरे भाई आपका मतलब आपकी पार्टी ने कोई और किया है, आज अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आज जो मुद्दे आपकी पार्टी उठा रहे हैं, ठीक है। खैरा साहब एक सेकंड रुक जाइए। इलेक्शन पे जीतने के हजार तरीके, लेकिन ये विभाजनकारी मुद्दा है। आप इस विभाजनकारी मुद्दे से क्या समाधान निकलना है? आपके पास तर्क नहीं है। अगर आप गलत मानते हैं खैरा साहब ठीक है गलत जवाब का उत्तर आज देना होगा। आप ये बताइए, आप गलत मानते हैं, आप गलत मानते हैं। सर मुद्दे पे रहिए, आप दोनों से निवेदन है मेरा, देखिए मुद्दे पे रहिए। कौन किसकी पार्टी में है, कौन किस पार्टी में नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है सर, ना मेरे दर्शकों को मतलब है सर। आप मुद्दे पे रहिए। राहुल जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। विरोधाभास कितना है, कहाँ तक आप इनकी बातों में विरोधाभास समझते हैं, उस पे आइए सर। मैं वैसे विरोधाभास खुद कह रहा हूँ कि देखिए ये कह रहे हैं कि भाई दोनों पक्ष बंद होना चाहिए, हर कोई समर्थन करेगा, हर कोई रूल्स रेगुलेशन ला रहे हैं। आप सबसे हटा दीजिए, मंदिरों का भी हटा दीजिए, मस्जिद का भी हटा दीजिए, विवाद ही नहीं बचेगा।
लेकिन जब मामला यह उठेगा कि हाँ मंदिरों पर निःशुल्क लाउड स्पीकर बांटेंगे और मस्जिद को बंद करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना, यही तो सवाल उठ रहा है। आगरा इसका प्रमाण है। तो भाई आप सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ नहीं, और आप हमारे बीच में पूरे चले जा रहे हैं। एक एक करके देखिए, ऐसे बहुत शालीनता के साथ डिबेट करिए। देखिए एक एक करके बोलिए, ऐसे मत करिए प्लीज। आपको अगर डिबेट करना नहीं आता तो आप डिबेट ठीक है राहुल जी, ठीक है, आप हमारे बीच में चले जा रहे हैं। जब आपके बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है तो ठीक है। देखिए व्यक्तिगत बात उठाई ना, देखिए राहुल भाई व्यक्तिगत क्या बात उठाई मैंने, आप गलत पार्टी में, सवाल यहाँ ठीक है। है। अगर आप शहजाद जी, ठीक है ठीक है ठीक है। शहजाद जी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले, मैं आती हूँ राहुल जी, फिर आती हूँ मैं आपके पास, मैं एक सेकंड आती हूँ। ठीक है खैर साहब, ठीक है ठीक है ठीक है। शहजाद जी एक सेकंड, राहुल जी एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है शहजाद जी, क्या वाकई लोकसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्या? वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है क्या इस मुद्दे को उठाकर? नेहा जी, ये खैरा साहब जो हैं, ये किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं क्या? जी, ये कानून से ऊपर है, इनको संविधान के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? इनको जानकारी है संविधान की? नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। ये जो आजादी की बातें कर रहे हैं, क्या योगदान था वो बताइए आप पहले। क्या योगदान था आपका? नाथूराम गोडसे के आप लोग समर्थक हैं, आप लोग समर्थक हैं नाथूराम गोडसे के, गांधी जी का जो हत्यारा था। आपने क्या आजादी में आपका क्या योगदान है? आप लोग हैं उसके समर्थक, हम समर्थक नहीं हैं। आप संविधान से सर मुद्दे पे रहिए। लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये पिच बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? मुद्दे पे रहिए सर। ये जोश आपने अगर आजादी के वक्त दिखाया तो ज्यादा बेहतर होता, आपको पता लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जनता आप बेरोजगारी रोजगार के बारे में सवाल करेगी, ठीक है। ये सवाल मुहिम नहीं है। आज सवाल ये है कि जनता जो है बेरोजगारी से परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के ऊपर बिल्डोजर ठीक है चंद्रेश जी, एक सेकंड। जनता आपसे ये सवाल करेगी, ये मंदिर और मस्जिद का सवाल नहीं करेगी, ये लाउड स्पीकर का सवाल नहीं करेगी। ये सिर्फ आपके पास वोट बैंक नहीं है, इसके लिए आप गुमराह करने के लिए जनता को इस तरीके के जो है ढोकले लेके आते हैं, उसमें अब आप कामयाब नहीं होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, समाजवादी पार्टी एक बड़ी विपक्ष पार्टी है, हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। चंद्रेश जी, सीधा रुख में आपका कर लेती हूँ, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए। खैरा साहब अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। एशिया में दो देशों का मैं जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान और श्रीलंका, जो कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। दोनों देशों का क्या हश्र है, दुनिया देख रही है। क्या खैरा साहब भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, देश के अंदर आज महंगाई चरम पर है, गरीबी बढ़ रही है, जीडीपी नीचे आ रहा है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रहा है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और जब भी कोई लेकिन चंद्रेश जी, क्या आप लोगों को भी डर है कि देखिए अभी 2014 एक सेकंड चंद्रेश जी, यूपी चुनाव से पहले, पूरा हो जाने दीजिए बात, यूपी चुनाव से पहले हिजाब का मुद्दा आता है, चुनाव खत्म होते ही हिजाब का मुद्दा खत्म हो जाता है। अन्य चुनाव आने हैं, लाउड स्पीकर का मुद्दा आया, चुनाव खत्म होगा, ये मुद्दा ठंडे बस्ते में। दिल्ली में दंगे हुए, चुनाव जब तक थे तब तक दोनों पर शांत था, चुनाव खत्म होते ही दंगे खत्म हो जाते हैं, आंदोलन खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी टोटल इसका जो इस तरह की घटना है उसके पॉलिटिकल एक तरह से स्ट्रेटजी का पार्ट है। वो कम्युनल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इन तरह के मुद्दों से करती रही है। लेकिन आप लोगों को भी खतरा है क्या कि पूरा का पूरा हिंदू वोट बैंक ले जाती है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ठन गोपाल रह जाती है? नहीं, कांग्रेस ठन गोपाल नहीं है। इस देश में राणा प्रताप भी एक हुआ करते थे, जो कई लड़ाई अकबर से हारे, लेकिन उसके बाद भी भारत के इतिहास में वो राणा प्रताप हैं और अकबर किसी चौराहे पर नजर नहीं आते हैं। कांग्रेस मूल्यों की राजनीति करती है, हमें हजारों हार स्वीकार्य है, लेकिन भारत को तोड़ने वाला और मंदिर मस्जिदों की बात हो रही है सर, लेकिन एक चीज ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मस्जिद जाना सिखा दिया? ये भी कहा जा सकता है क्या? क्योंकि आपके भाषणों की शुरुआत दुर्गा स्तुति से होने लगी, मंदिर जाने लगे राहुल गांधी, तो जनेऊधारी अपने आप को बताने लगे। नहीं जाता है,
हम पहले ही कह रहे हैं कि स्टेट सेल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली। तो जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है वो मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, दोनों का सम्मान करेगा, गिरजाघर भी जाएगा। इसको कोई फोटो खिंचवाने और इस तरह से प्रचार प्रसार का चीज ये है ही नहीं है। ये तो आस्था का विषय है। फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, उनका मंदिर में जूता पहन कर जाते हैं, वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, हम पूजा करने के लिए जाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। क्या बात कर रही हैं? सामाजिक समरसता का क्या मतलब है डॉक्टर खेरा साहब, ये मुझे बताइए। अगर सामाजिक समरसता पखवाड़े की शुरुआत 7 अप्रैल से की जा रही है या भाजपा करने जा रही है, तो इसका क्या मतलब? देश में एक तरफ इस तरह का विवाद छिड़ जाता है, दूसरी तरफ सामाजिक समरसता की बात की जाती है। सर, ये क्या संदेश देने की कोशिश की? जनता नहीं समझ रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि निःशुल्क जी हम तो लाउड स्पीकर बांट देंगे, मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ होगा या हनुमान चालीसा होगी, तो ये सामाजिक समरसता सिर्फ एक दिखावा है क्या? ये कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, या मस्जिद वाले कहते हैं कि हम तो मंदिर के सामने बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। वो कहीं से भी हो, इसका कोई सवाल नहीं। जहाँ तक सामाजिक एकता और सरसता का सवाल है, ये सवाल हमने प्रमाणित कर दिया उत्तर प्रदेश में। नहीं, अगर नवरात्र में आप ये कहते हैं कि मीट की दुकानें बंद हो जाएगी, तो सर ये भी तो समझना चाहिए कि रमजान भी अभी चल रहा है। अगर आपकी आस्था है तो दूसरे की भी तो आस्था है सर। दूसरी की आस्था है तो मस्जिद के लिए थोड़ी कोई डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अगर आपकी आस्था है तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं खिलाना चाह रहा। अगर आप कल के दिन कहेंगे कि मीट काटना हमारा इस्लाम से जुड़ा हुआ है, सही नहीं है ये। अगर आप ये कहेंगे हमको हिरन का काटना कोई दूसरा संप्रदाय व्यवस्था वाला बोलेगा, ये तो हिरन तो मारना मना है, ये कल बोलेगा। अच्छा खैरा साहब ये बताइए, आप मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ईमानदारी से जरा बताइएगा। 2 बातें। खैरा साहब आप मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? महंगाई सर, ये मैं इसको रोजी रोटी से भी जोड़ के देख रही हूँ सर। क्या जोड़ के देखना चाहिए कि किसी की रोजी रोटी है, किसी दूसरे की भी आस्था का केंद्र है। अभी मैडम रमजान, ये बताइए मीट आपके घर में बनता है कि नहीं बनता है? पहले ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बात करने से तुम्हें किसने रोका था? बेरोजगारी की बात मत करो, कर तो ली तुमने, तब भी बेरोजगारी की बात खूब की तुमने, महंगाई की बात खूब की, लेकिन जनता को रास नहीं आई ना आपकी। चंद्रेश जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बोल रहे थे चंद्रेश जी पूछ रहे हैं। साहब ये बताइए, आपके घर में मीट बनता है? करके फेंक दिया। आपके घर में मीट बनता है? आप बताइए ना, आपके घर में मीट बनता है कि नहीं बनता है? हालत कर दिया साहब, जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे ना। खैरा साहब आपके घर में मीट बनता है कि नहीं बनता है, ये बताइए। और आप मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे आप मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये बताइए। सुनो मत, मंदिर के ऊपर मत सुनो। मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? की करते अरे हो। दुर्गा जी की तो सवारी शेर है जो मीट खाता है। दुर्गा जी का तो सवारी शेर है जो मीट खाता है। काहे इतना बेरोजगारी का जिस दिन आया था, महंगाई का की सवारी कौन है? शेर है। ठीक है शहजाद अब्बास जी, शहजाद जी, और आप ठीक है, ऐसे मत करिए, एक एक करके बोलिए सर, ऐसे मत करिए प्लीज। आप आएंगे वही मीट नहीं खाएंगे और बाकी आप खाएंगे, तो आप ये तय करेंगे कि बाकी लोग खाएं और कब नहीं खाएं। और जब आप नहीं खाएंगे तो देश के लोग भी ना खाएं, और आप खाएंगे तो देश के लोग भी खाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है शहजाद, ठीक है सर। उसके बाद सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरी क्लियर सर वहाँ तक मत जाइए ना सर, वहाँ पे जाएंगे तो 1 घंटे में डिबेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है शहजाद जी, क्योंकि रमजान का भी वक्त चल रहा है। ठीक है सर, चंद्रेश जी, ओके, सावरकर मीट ठीक खाते थे। है, ठीक है, और आप ठीक है, सावरकर को मानने वाले हैं। ठीक है, आप सावरकर को मानने वाले हैं। सावरकर मीट खाते थे। शहजाद जी रमजान का भी वक्त चल रहा है, रोजी रोटी के साथ भी जुड़ा हुआ है पूरा मसला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सीधे सीधे एक वर्ग को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? सर 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज चंद्रेश जी, खेरा साहब। सर देखिए, वो मुझे मजबूरन आप दोनों की आवाज बंद करवानी पड़ेगी, प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। ठीक है, ठीक है चंद्रेश जी, शहजाद जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। ऐसा नहीं होता ना कि आप दोनों ही पूरा माइलेज ले लें, दूसरों को भी मौका दीजिए। ठीक है शहजाद जी, रखिए अपनी बात। शहजाद जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए राहुल जी, यही सवाल मेरा आपसे, क्या नहीं लगता है कि देखिए दूसरे का धर्म भी है, उसकी भी आस्था है, और दूसरी बात यह है कि उसकी भी रोजी रोटी है सर।
हम क्या किसी एक वर्ग को टारगेट कर सकते हैं क्या? और क्यों आखिर टारगेट करना? आपका धर्म है, आप उसे मानिए, दूसरे का धर्म है, उसका भी मौलिक अधिकार है सर। राहुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की देखिए, दो अभी पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि की भी हम लोगों ने देखिए कितना खूबसूरत समय था कि नवरात्र का आगमन और रमजान का आगमन एक साथ शुरू हो रहा है। दोनों एक तरह से देखिए कितने पवित्र त्योहार है और मना रहे हैं लोग, एक साथ मना रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे स्थिति यह है कि जानबूझ के टारगेट किया जाता है कि एक वर्ग विशेष के ऊपर उनके तरफ से प्रतिक्रिया भी नहीं आती, तो वो कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहे हैं। चाहती है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की उधर से कुछ प्रतिक्रिया है, जिस कारण से कि जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें इसका प्रयोग किया जा सके और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पिच तैयार किया जा सके। देखिए जनमत, अभी खैरा साहब बोल रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश में देखिए जनमत मिला है हमको, इसलिए फिर से प्रचंड रूप में आए हैं। तो खैरा साहब अभी उदाहरण देते देते पश्चिम बंगाल भी पहुंच गए थे, जहाँ पे कह रहे थे कि भाई वहाँ पे जो है कि मंदिरों का रास्ता रोक के कुछ और किया जा रहा था। वो आरोप वहाँ पे पश्चिम बंगाल के चुनाव लगा रहे थे। तब तो फिर तर्क देने वाले वहाँ पे भी तर्क देंगे कि भाई वहाँ पे तो जनादेश मिलने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, जो एक तरह से संवैधानिक व्यवस्थाएं, उसका उल्लंघन होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। जनादेश का मतलब ये है, क्या घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि इन चुनाव में या फिर आगे आने वाले चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी कहेगी या कोई पार्टी कहेगी क्या कि हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हम करेंगे, यही हमारा काम होगा? तो ये कोई, जब लोगों ने जिन मुद्दों के आधार पे दिया है तो ज्यादा अच्छा कीजिए, देश के लिए भी बेहतर कीजिए। देखिए रमजान में जो हमारे क्या इफ्तारी होती है वो कभी भी उसमें नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं होता है। हमेशा पकौड़ी है, पापड़ है, चिप्स है, इस तरीके की चीजें 30 रोजे के अंदर इस्तेमाल होता है। ये खैर साहब जो है हमारे, ये बहुत ज्यादा बौखलाहट में है। पता नहीं क्यों सरकार भी बन गई है उनकी, उसके बाद भी इतनी बौखलाहट में है। हम तो समझते हैं कि उनको संयम से काम लेना चाहिए। सरकार बनी हुई है, आपकी सरकार में जिस तरीके से दवाएं महंगी हुई हैं, खासकर रक्तचाप की, तो ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिए अपना और इतना ज्यादा गुस्सा ना हुआ करिए, संयम के साथ जवाब दिया करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा आपकी सेहत के लिए। मैं तो विपक्ष में हूँ लेकिन आपकी सेहत का बहुत ख्याल कर रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 10.46%, 10.46% आपकी सरकार ने दवाओं को महंगा कर दिया है। ब्लड प्रेशर की दवाओं, अगर नॉनवेज का इस्तेमाल इफ्तारी में नहीं होता सर, तो फिर क्या दिक्कत है अगर सरकार ने इस तरह का फैसला ले लिया? तो हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, संविधान ने हमको अनुमति दी है, संविधान हमको परमिशन देता है। मैं भी एडवोकेट हूँ, मुझे संविधान भी मालूम है, कानून भी मुझे मालूम है, सब मालूम है। तो इस बात लिए कि आप किसी का भी खाना थाली से नहीं छीन सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संविधान में इजाजत दी है उस पे हम चलते हैं। आपको कोई, आप ठेकेदार नहीं है किसी के कि कौन क्या खाए, कौन क्या पिए, कौन कैसे सोए, कौन कैसे चले, ये आप ठेकेदार इसके नहीं है। आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार चलाइए, किसी के धार्मिक मामलों में दखल देने की आपको जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा सा, आप बुजुर्ग हैं, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है, दवाएं बहुत महंगी हो गई हैं। ठीक है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है क्या विजय खैरा साहब? पहले इनका मैं धन्यवाद कर दूं, ये हमारी सेहत के लिए बोल रहे हैं तो धन्यवाद तो बनता है ना, मेरा धन्यवाद कर दूं। लेकिन मेरी वैसे 74 ईयर्स की एज है और ईश्वर की दया से ना मैंने एक गोली खाई, ना मेरा कोई टेस्ट है। अभी 5 किलोमीटर भाग सकता हूँ आपके साथ, अभी चलो, तो वो तो आप छोड़ दीजिए, ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। ठीक है, मुद्दे पे बात हमारी जो बहस हुई थी आपसे, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, आपने जो गोडसे की बात की थी उसी पर हुई थी। आपने हम पर आरोप लगाया था जो सुनाई आरोप था ये, क्योंकि ये पहले जो हमको उस समय के प्रधानमंत्री ने क्लियर उसको सर्टिफिकेट दे दिया और बैन हटा दिया के बाद हाई लेवल इंक्वायरी के बाद, तो वो सवाल नहीं उठता। इसलिए मैंने उस बात को आपसे कहा, तब मैंने ये बात कही थी आपसे, और उसका कोई मेरा मतलब नहीं था कि आप कह रहे कि उसको सुना नहीं गया, इसलिए मुझे सुना बोलना पड़ा। दूसरी बात, राहुल भाई आपने भी ये कहा कि हम गलत पार्टी में, इसलिए मुझे आपसे बोलना, अदरवाइज मैं आपको कभी बात नहीं करता, नहीं तो मैं कभी बात नहीं करता। ये बात क्योंकि आपके मुंह से निकल गई, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। मैंने तो आज के टॉपिक के संदर्भ में कहा था कि आज का जो मुद्दा जो उठा है वो भारतीय जनता पार्टी का देश के लिए अच्छा नहीं है। मैंने उस संदर्भ में कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सत्ता की वजह खैरा साहब, क्योंकि ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे से मिले नितिन गडकरी, उसके बाद ये पूरा जो मुद्दा है वो छेड़ा गया, एक
प्लानिंग के जरिए क्या वाकई एक प्लानिंग की गई कि ये मुद्दा राज ठाकरे की तरफ से उठाया जाएगा, मनसे की तरफ से उठाया जाएगा, उसके बाद उस पर सियासत होगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको उठाया जाएगा, फिर कर्नाटक से बयान आएगा, फिर पूरा मामला यूपी तक पहुंच जाएगा? देखिए, जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, वो तो महाराष्ट्र के लीडर है, तो मिलेंगे उन लोगों से, मिलते ही रहते हैं। लेकिन शिवसेना लेकिन शिवसेना तो कह रही है कि ये आवाज उसकी मनसे की है, लेकिन स्क्रिप्ट तो भारतीय जनता पार्टी की है। शिवसेना ना हमारा हिस्सा है, ना हमारा उनसे कोई समझौता है, ना हमसे उससे कोई मतलब। अच्छी बात है, आपने कहा, नहीं तो मुझे लगा आप ये भी कहने वाले ना ही हमारा कोई रिश्ता था। तो नहीं बोला आपने, चलिए ये अच्छा है। इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, वो सिर्फ इस बात के लिए हुआ था। अब जैसे जैन तो आज भी मीट को देख भी नहीं सकते, खाने वाने की बात दूर की है, बहुत सारे 90% जैन देख भी नहीं सकेंगे कटा हुआ मीट, गिर पड़ेंगे। तो वो सवाल उसका था कि सड़कों पे जो पड़ा रहता है, गटर पड़ा रहता है, इसलिए ये सवाल आया। सरकार ने तो बैन नहीं किया ना। अगर उत्तर प्रदेश सरकार बैन करती तो गांव से लेकर जिलों तक सब जगह हो जाता है। शहरों में कटने के बाद शहरों में समस्या आ रही थी, उसकी बदबू आ रही थी, लोग महसूस कर रहे थे। तो दूसरे धर्म के वालों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर 2 या 3 दिन के बाद नहीं पड़ेगा तो क्या निर्णय लिया जाना, फिर गाजियाबाद प्रशासन को निर्णय वापस तो लेना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ा? मान लो अगर आदेश किया था, लेना पड़ा तो कोई बेइज्जती हो गई? नहीं सर, ये बताइए, ठीक है, इस बार बदबू आ रही थी सर, तो ये फैसला लेना पड़ा। समझा तो नहीं लिया, तो क्या ये फैसला हर बार लागू होगा क्या? हम कम से कम अगर कोई चीज करते हैं, कृषि बिल हमने बनाया, हमने वापस ले लिया, आपके लिए बेइज्जती होगी, हमारे लिए तो कोई नहीं हुई। हमें तो फिर जनता ने वोट दे दिए। इस बात पे भी लेकिन फिर हम अगर गलती हमें लगती है कहीं हमसे हुई है या हमारी बात नहीं है, एक सेकंड खैरा साहब, नवरात्रि तो पूरे देश में होते हैं सर, फिर गाजियाबाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों इस तरह की बात हो रही है? क्या सिर्फ जो बदबू आती है वो उत्तर प्रदेश में ही आती है कि मीट की दुकानों से? बाकी देश में पूरे, एक सेकंड सुन लीजिए, पूरे देश में सर नवरात्रि के लोग फास्ट नहीं रखते हैं, व्रत नहीं रखते हैं क्या? ये सवाल दिल्ली में भी आया है मैडम, ये सवाल बॉम्बे में भी आया है, ये सवाल कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन टाउन में आएगा ही आएगा, हर जगह। ये बात और है कि पहले आवाज का दमन कर दिया जाता था क्योंकि वो सरकार प्रो माइनॉरिटीज थी। ये सरकार न प्रो हिंदू है न प्रो माइनॉरिटीज है, लेकिन अगर कोई आवाज उठाएगा किसी की भी तरफ से तो सरकार उसको सुनेगी, उस हिसाब से निर्णय लेगी। पहले की तरह अब नहीं होने पाएगा कि आप माइनॉरिटीज के नाम पे हिंदुओं के साथ अन्याय करेंगे, ये इस सरकार में नहीं होगा। नया जी जरा हमें समय देंगे। अच्छा एक बात बताइए सर, हमें समय देंगे। ठीक है, मैं दूंगी सर आपको वक्त। एक बात बताइए सर, लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा बजा के या फिर मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा के, सर क्या हो जाएगा? क्या बदलाव आएंगे? मुझे बदलाव समझने हैं सर, मैं वो समझना चाह रही थी और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जहाँ तक लाउड स्पीकर का सवाल है, मैंने आपसे पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि धर्म के मामले में समानता के अधिकार होंगे, लेकिन इसको अगर आप मीट से जोड़ेंगे, मीट अधिकार नहीं है, मीट काटना अधिकार नहीं है, मीट को सड़क पर फेंकना अधिकार नहीं है। अगर किसी के तो सर ये दुकानें क्यों खुली हुई है? एक सेकंड मैडम, पीछे अब याद होगा आपको कि कभी मंदिर के ऊपर मीट डाल के काट दिया था तो दंगे हो गए थे, कई बार ये हो चुका है, ये नहीं होने देंगे। अब लाउड स्पीकर पे भी दंगे हुए, दंगे किसमें नहीं हुए बताइए ना सर। तो ये दुकानें क्यों खुली है सर? बंद करवा दीजिए सारी दुकानें, हमेशा के लिए बंद करवाइए, सिर्फ नवरात्र में क्यों? पूरे देश को शाकाहारी घोषित करवा दीजिए कि करवा दीजिए पूरे देश को शाकाहारी घोषित। अगर है आपको लगता है कि यही समाधान है, ये समय लोग इकट्ठे होते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, अगर ऐसे में किसी ने मीट फेंक दिया और उसके बाद चंद्रेश जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं। राहुल जी एक सेकंड चंद्रेश जी सुनिए कुछ दिन पहले सुन लीजिए, 2 बार दिन पहले अभी लॉकडाउन का समय था, मीट फेंक दिया, लॉकडाउन में पूरी ठीक है,
लेकिन ये उत्तर कांग्रेस प्रदेश पार्टी में पहले दारू दंगे की करवा दुकान चुकी है इस तरह भी के। खुलवाई और सपा गई के थी। जमाने में तो लॉकडाउन में 3000 दारू हुए बेचने दंगे। वाले लोग सपा का आज क्या मीट किया का है? विरोध कर रहे हैं, अरे कितना आप जरा आश्चर्यजनक सोचिए, बात आप है। तो पहली कुछ बात। होने दीजिए, दूसरी हिंदू बात, मुस्लिम को दुर्गा एक जी की साथ सवारी अधिकार कौन है? दीजिएगा। दुर्गा जी की अब वो सवारी नहीं हो शेर पाएगा, है। हम आपसे शेर फिर क्या कह- खाता है? आप लाख मीट कोशिश खाता कर है लीजिएगा। और ये मीट का बांटने का विरोध कर प्रयास रहे हैं। करोगे, हम खेड़ा बदले साहब देंगे घर नहीं। के अंदर छुप छुप बहुत कर कर मीट लिया खाते आपने, हैं इस तरह और का। पर्दे नहीं, पर चंद्रेश मीट का विरोध चंद्रेश कर जी रहे एक हैं। सेकंड रुक जाइए ना सर। कितने लोग नवरात्र व्रत एक रहते सेकंड रुक हैं? जाइए। नवरात्र ये में कोई आस्था मुद्दा का है? एक सेकंड एक सुन लीजिए। नवरात्र में आपकी आस्था होगी, खैरा साहब की होगी, सभी की होगी सर। नवरात्र में आप खाते हैं क्या मीट, मुझे बताइए। नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ। तो फिर बात तो वही लेकिन है हम ना किसी सर, के ऊपर यही तो प्रतिबंध खैरा भी तो साहब नहीं भी लगा कह रहे सकते हैं। ना। मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि तुम खाओ और तुम मत खाओ। इस मामले में दूसरे व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, उस पर ये प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। महत्वपूर्ण यहाँ ये नहीं है कि हम वही क्या एक- करते एक हैं। विषय है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी बात दूसरे के ऊपर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। हाँ। इस बात का विरोध है। नहीं नहीं, वही खैरा साहब भी कह रहे हैं कि एक तरफ रमजान चल रहा है, अभी शहजाद जी ने भी कहा कि रमजान में भी देखिए हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और शाकाहारी चीजों से ही इफ्तार करते हैं। नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में भी मीट वीट नहीं खाते हैं, शाकाहारी ही भोजन खाते हैं। तो इन क्या सब पूरे चीजों नेहा से लोगों को मना कर दिया जाए? शहजाद जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नहीं तो भारत सरकार मीट के निर्यात पर रोक लगा दे। भारत सरकार मीट के निर्यात पर रोक लगा दे। भारत में इस दौरान मछली नहीं मारा जाएगा, मीट का निर्यात नहीं होगा। क्या खेड़ा साहब ये अपनी पार्टी से करवा पाएंगे? हिम्मत है तो करवा के दिखाएं। ठीक है, सदन में लेकर एक शहजाद जी को पारित सुन करवा लेते हैं, फिर देना खैरा साहब कि और राहुल जी का त्योहारों रुख में करेंगे। मीट की ठीक है, दुकान नहीं ठीक है खुलेगी। सर, एक विधेयक ओके। कानून बनवा दे इस पर, हिम्मत है तो। शहजाद जी देखिए, जिस जगह भी जिस राज्य में सरकारें होती हैं वो पूरी परमिशन देती है कि कहाँ पे मीट की दुकानें होंगी, और जिसको लाइसेंस देती है वो सरकार देती है, राज्य सरकार देती है जहाँ जहाँ भी होती है। तो नगर उसमें भी नगर निगम देता है, और लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी हो वहाँ नगर निगम लाइसेंस देता है, और लाइसेंस के जरिए ही जो है मीट की दुकानें खुलती हैं। दूसरी बात यह है, 70 सालों में क्या कभी ऐसा हुआ है कि नवरात्र में किसी की वजह से किसी का अपमान हुआ या किसी का दिल दुखाया गया हो, किसी को कुछ किया? 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आप देखें कि सरकार ऐसे हुए या किसी को नवरात्र में किसी तरीके की परेशानी हुई है, लेकिन उस बार भी ये इसको इशू बना रहे। भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ावा देके जो 24 का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, उसके अंदर वो उसका ध्रुवीकरण करके फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या और इस कोई चुनावों के मद्देनजर ये पूरा सियासी ड्रामा है क्या, राहुल लाल जी? नहीं, देखिए पूरा चुनाव के मद्देनजर ही है इसका, उससे पहले कुछ भी नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे क्योंकि बात हम लोगों ने काफी ज्यादा किया, हम लोग अगर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को देखें तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया भर के कोई भी जो मॉडर्न संविधान है उसे माना जाता है कि जो सरकार बनेगी वो बहुसंख्यकों के आधार पर बनेगी। तो ऐसा नहीं हो कि बहुसंख्यक अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यकों के ऊपर थोप दे, तो इसलिए उनके सुरक्षा के लिए उपाय अलग से संविधान में ही कर दिए गए। तो अब इन सब मामलों को लेके उसमें कहीं कोई तनाव का कोई बिंदु नहीं है। आप अगर पुराने चीजों को फॉलो करते चले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार है, वहाँ पे क्या स्थितियां है, वहाँ पे किन चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वहाँ पे लोग किन किन चीजों का सेवन करते हैं, हम लोग को चर्चा नहीं करते। इनके तक केंद्रीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, वो दावा भी करते हैं कि हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तो वो देखिए सबों का अपना पर्सनल विषय है, लेकिन जब उसको राजनीति में जबरन डाला जाता है तो फिर मुद्दा वो वही है, चुनाव के लिए। ये सारी तैयारियां चुनाव के लिए है। यही कारण है कि खैरा मौलिक अधिकार जिसके हैं सर, किसको क्या खाना है, किसको क्या नहीं खाना, अब ये तो भाजपा तय नहीं करेगी ना सर। नहीं, यही गलत चीज हो रहा है। विजय खैरा साहब, मैं आती हूँ सर। राहुल जी एक सेकंड, खैरा साहब। खाने पर प्रतिबंध नहीं है, खाने पर प्रतिबंध न लगा सकते हैं, न लगाया गया है किसी के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो जब भावना से जुड़ती हैं किसी समय, उस समय के लिए कुछ निर्णय अपने अपने स्थानीय हिसाब से लोग लेते रहे हैं। ये खाली आज ये मुद्दा एक अकेला नहीं है, ऐसे 50 मुद्दे ऐसे आते रहे हैं धार्मिक, जिनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं। सारे धार्मिक त्योहारों पर सर दुकानें बंद रहेगी क्या, बता दीजिए खैरा साहब आज। अब आप देखिए
मुलायम सिंह जी के राज नहीं में तो नवरात्र में दारू की दुकान भी बंद करवाइए ना, मीट की ही दुकान जब अगर ये दंगल कराने के इनका जो कारोबार है वो बंद हो रहा है धीरे धीरे, दारू की दुकान पर भी बात करिए कि कोरोना में दारू बंद हो जाने चाहिए। विजय कोरोना में दारू की मीट के साथ दारू की दुकानें बंद होनी चाहिए। कहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दारू की दुकान बंद करेंगे, मध्य प्रदेश में दारू का दुकान बंद होगा, उत्तराखंड में दारू का दुकान बंद होगा। कहिए कि नवरात्र में दारू का दुकान नहीं खुलेगा, कहिए ना हिम्मत है तो कहिए भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? कहिए कि नवरात्र में दारू का दुकान नहीं खुलेगा। एक सेकंड, बहुत अच्छा इशू उठाया चंद्रेश जी ने, कह रहे एक सेकंड चंद्रेश जी, एक सेकंड रुक जाइए आपके ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। भारत को विभाजन कराना चाहते हैं आप। खेड़ा साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस उम्र में आप देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। आप देश को तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं। मीट पर प्रतिबंध लगेगा, दारू पर नहीं लगेगा। कहिए ना दारू पर प्रतिबंध लगवाइए, उत्तर प्रदेश में लगवाइए दारू पर प्रतिबंध। पूरे कोरोना काल में व्यवस्था बंद थी, दारू की दुकान खोले रहे आप। महंगाई पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, गरीबी पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, बेरोजगारी पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।